जो है वो हमारी 3 की ये रिकॉर्डिंग है जो कि बेसिकली है सिलेक्शन ऑफ डेटा के ऊपर। अच्छा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि आपने जब भी कोई डैम वगैरह बनाना होता है या आपने कोई ऐसी बड़ी प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करनी है, तो उसके लिए सबसे जो चीज़ जो रिक्वायर्ड है वो है डेटे की। कि आपने डेटे की बेस पे एनालाइज़ करना है कि आपको डैम बड़ा चाहिए, आपको डैम छोटा चाहिए, आपको डैम जो है वो दरमियाना चाहिए। ठीक है? यानी कि स्मॉल डैम बनेगा, मीडियम डैम बनेगा या लार्ज डैम बनेगा। इट विल इंटायरली डिपेंड ऑन द डेटा जो कि आपको उस जगह के लिए जो है ना हासिल करना है। ठीक है? अब ज़ाहिर बात है डेटा क्या होता है? डेटा होती है जैसे कोई रिकॉर्ड है। ठीक है? रिकॉर्ड का मतलब क्या है? कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है, चाहे वो रेनफॉल का हो, चाहे वो किसी और चीज़ का हो, उसको हम बोलते हैं डेटा। ठीक है? और डाटा की जो जर्नल फॉर्म होती है वो क्या होती है कि बेसिकली डाटा जो है उसके अंदर मैं आपको दिखाऊं तो एक टेबल आप कभी जाओगे ना अपनी एमएससी की रिसर्च के लिए इंशाल्लाह, तो उसमें ना आपके पास बेसिकली जो है ना आपका दो कॉलम बने होंगे। ठीक है? मतलब कॉलम हो सकता है कि ऊपर नीचे हों, लेकिन दो कॉलम तो लाजमी होंगे। एक कॉलम के अंदर डेट लिखी होगी। ठीक है? और दूसरे कॉलम के अंदर जो है ना वो बिलफर्ज, जैसे हमारे अगर मैं कोर्स की बात करूं तो हो सकता है कि रेनफॉल का डेटा गिवन हो। ठीक है ना? और रेनफॉल का डेटा चूँकि डेप्थ का डेटा जो है ना मिलीमीटर में आता है, तो इसको हम यहाँ पे मिलीमीटर में लेकर आते हैं। ठीक है? अब इसमें क्या होता है डेटा के अंदर कि आपने बिलफ़र्ज़ डेटा जो है ये 26 मार्च, ये यकम मार्च से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये जी यकम मार्च 1990 या यकम जनवरी कर लो ताकि बेहतर चीज़ें समझ में आए। ये है यकम जनवरी बिलफ़र्ज़ 1987। ठीक है? इस दिन जी 8 मिलीमीटर रेनफॉल हुई थी। ठीक है ना? ऐसे ही 2 जनवरी वाले दिन, ठीक है, कोई रेनफॉल नहीं हुई थी। 0 मिलीमीटर रेनफॉल थी उस दिन। ठीक है ना? ऐसे ही 3 मार्च को, सॉरी 3 जनवरी को 1 मिलीमीटर रेनफॉल हुई थी। ठीक है ना? ऐसे ही आप जो है करते अ, मैं बेसिकली कंटिन्यूअस करना चाह रहा हूँ इसको। ठीक है? आपने ऐसे डेटा जो है पूरे करते गए, ठीक है? कोई वैल्यूज़ आती गई यहाँ पे। ठीक है ना? और 31 दिसंबर 1987, ठीक है, इस दिन जी हुई थी वेलफेयर 6 मिलीमीटर रेनफॉल हुई थी। अब ये सारा जो टेबल है ये क्या शो करवा रहा है? ये सारा टेबल जो है इसको हम बोलते हैं कि दिस इज दिस इज रेनफॉल डेटा। ठीक है? ऑफ, ऑफ होता है किस जगह का है। सपोज करो कि ये फैसलाबाद का है, तो हम लिखेंगे रेनफॉल डेटा ऑफ फैसलाबाद फॉर द ईयर 1987, फुल स्टॉप। ठीक है? ये बेसिकली जो है ना इट्स कॉल्ड डेटा। अब जब हमने कोई एनालिसिस करना होता है ना तो उसके लिए सिर्फ 1 साल का डेटा रिक्वायर्ड नहीं होता है। उसके लिए आपको एटलीस्ट रेनफॉल के लिए एटलीस्ट आपके पास 15 से 20 साल का डेटा होना चाहिए। ठीक है ना? मैंने तो सिर्फ यहाँ पे एक को शो करवाया ना, लेकिन जब भी आपने कोई अच्छा एनालिसिस करना हो तो 15 से 20 साल का जो रेनफॉल का डेटा है वो आपको चाहिए। ठीक है? तो आज हम सीखेंगे कि जब आपके पास डेटा हो तो आपने उस डेटे के अंदर क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है, क्या चीज़ सेलेक्ट नहीं करनी है, प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए। अच्छा, ये पहली स्लाइड है हमारी कि आपको डेटा जो है वो क्यों रिक्वायर्ड है। सही है? इसे मैक्सिमाइज़ करूँगा मैं। डेटा आपको जो है वो क्यों रिक्वायर्ड है? आप लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एक पार्शियल सीरीज़ डेटा वैल्यूज़ को और एनुअल सीरीज़ वैल्यू को। ठीक है? आप लोगों ने सारा ये लास्ट टाइम जो है ये पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो पार्शियल सीरीज़ वैल्यूज़ जो है उसकी वैल्यू ज़्यादा क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू
एनुअल सीरीज वैल्यूज़ के। आपको पता है इस बात का, मैंने लास्ट टाइम पूरी एक्सप्लेन किया। किसी को अगर नहीं पता तो पुराना लेक्चर जो है उसको जो है वो देखे और उसके अंदर से जो है इन चीज़ों को जो है वो फाइंड आउट करे। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम, ठीक है। अब ये कन्वर्जन फैक्टर है इसका ना। अब कन्वर्जन फैक्टर क्या है कि आपने पार्शियल सीरीज वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करो तो एनुअल सीरीज वैल्यू के इक्वल निकलती है। अब देखो यहाँ पे 76 का 0.88 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 67 आ जाएगा। 95 को 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 91 आ जाएगा। और 107 को अगर आप 0.99 से मल्टीप्लाई करोगे तो 106 आ जाएगा। ये शो करवाता है कि अगर आपके पास बिलफर्स पार्शियल सीरीज वैल्यूज गिवन है, ठीक है, और आपने उन्हें एनुअल सीरीज वैल्यूज में कन्वर्ट करना है तो उसको ये कन्वर्जन फैक्टर हैं इतने रिटर्न पीरियड के लिए। मतलब अगर मैं आपसे कहता हूँ, बिलफर्ज मैं बोलता हूँ कि जी मेरे पास जो है ना पार्शियल सीरीज की वैल्यू तो है डाटा की और वो है 76 मिलीमीटर, ठीक है ना। मुझे 2 साल के रिटर्न पीरियड के ऊपर इस जगह पे एनुअल सीरीज वैल्यू चाहिए। आप क्या करोगे, 76 मल्टीप्लाई बाई 0.88 तो कितना आ गया, 67। मैं दोबारा इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ, हो सकता है कि बात जो है ना थोड़ी सी जल्दी बोलने में मसला बन गया। मैंने क्या बोला आपको कि मेरे पास बिल फर्स्ट पार्शियल सीरीज वैल्यूज गिवन है एक खास जगह के लिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इनको एनुअल में कन्वर्ट करूँ, मेरे पास एनुअल की वैल्यूज नहीं है। तो ये कहते हैं कि अगर आपने 2 साल के रिटर्न पीरियड के लिए एनुअल की वैल्यू जो है सिलेक्ट करनी है तो आप क्या करोगे, 76 को 0.88 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपके पास 95 वैल्यू है, मिलीमीटर की वैल्यू है पार्शियल सीरीज की फॉर 5 ईयर रिटर्न पीरियड, और आपने एनुअल को जो है ना फाइंड करना है तो आप सिंपल 95 को 0.96 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एनुअल निकल आएगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ऐसे ही 107 को भी आप जो है 0.99 से मल्टीप्लाई करके उसे आप जो है वो कन्वर्ट कर सकते हो। सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट partial series values into annual series values by using a conversion factor, ठीक है। और मैं ये बात पहले बोल चुका हूँ कि पार्शियल सीरीज की वैल्यू ज़्यादा क्यों होती हैं, एनुअल सीरीज की वैल्यू कम क्यों होती हैं। ये बात मैंने पिछले लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर दी थी, अगर किसी ने देखनी है तो जाके उसमें से देख लें। ये काफ़ी डिटेल जो है डिस्कशन थी तो मैं दोबारा इसको यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा। अच्छा, कहते हैं कि जो आपने डेटा जो है सेलेक्ट करना है, फिर बात तो डेटे की थी ना हमारी, ये तो बीच में बात आ गई एक छोटी सी, ठीक है। ये भी बाद में जाके हम इसे इस्तेमाल करेंगे, ऑब्वियसली एक्सप्लेन किया है तो बाद में इसका यूज़ होना है। लेकिन कहते हैं कि अगर आपने कोई डेटे को सेलेक्ट करना है कोई डैम बनाने के लिए या किसी और चीज़ के लिए, कोई बड़े ऑपरेशन के लिए, तो उस डेटे के अंदर दो चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि द इवेंट्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस और सब्सिक्वेंट इवेंट, ठीक है। कि आपकी जो 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 वैल्यूज़ हैं जो आपने रेनफॉल के सेलेक्ट की हैं वो किसी पहले वाले इवेंट या किसी आने वाले इवेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि जैसे बिलफर्स ये 8 मिलीमीटर की रेनफॉल थी, सही है ना। ये 8 मिलीमीटर की रेनफॉल, या इसको मैं क्योंकि मुझे पिछले साल के अंदर जाना पड़ेगा तो फिर वो चीज़ कंफ्यूजिंग हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ना पिछले साल की भी कुछ वैल्यूज़ जो है ना लिख दूँ। ये बिलफर्जी ये वैल्यू थी, इससे पहले ऑब्वियसली यकम जनवरी से पहले कौन सी थी, 31 दिसंबर की होगी, 1986 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वो वैल्यू थी बिलफर्स 12 मिलीमीटर, ठीक है। अब ये जो यकम जनवरी की वैल्यू है, अब ये आप देख रहे हो कि 31 दिसंबर वाले दिन एक तूफान शुरू हुआ है, वो नहीं 12 मिलीमीटर उस दिन बारिश बरसी है, और उसी इवेंट की बारिश जो है वो 8 मिलीमीटर जो है वो नेक्स्ट दिन जो है ना वो बरस गई है। ऐसा ही है ना। मैं मजीद बात को एक्सप्लेन करता हूँ। इससे पहले क्या आती है वैल्यू, 30 12 की आती है, 10 मिलीमीटर। अब ये देखो ये एक जो तीन इवेंट है ना, ये वाले 10 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर, 8 मिलीमीटर, ठीक है, ये तीनों दिन इकट्ठे इवेंट रहे हैं ये, है ना। और ये लगता है कि एक तूफान की फॉर्म है। 10 मिलीमीटर इज अ ह्यूज रेनफॉल, ठीक है। 12 मिलीमीटर इज अ ह्यूज रेनफॉल वैल्यू। 8 मिलीमीटर इज रीजनेबली मतलब रीजनेबल रेनफॉल है ये वाली भी, ठीक है। तो अब ये तीनों वैल्यूज जो है ना, ये लगता है कि एक ही तूफान से आई हैं, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं ये वाली, सही है। मिसाल के तौर पे अगर 30 12 को ये तूफान ना आता, ना वैल्यू 12 मिलीमीटर नेक्स्ट डे आती, ना 8 मिलीमीटर जो है नेक्स्ट डे आती। ये एक ही तूफान था जो कि जो 3 दिन, ठीक है, जो 72 घंटे तक जो है बरसता रहा है, सही है। 3 दिन तक बरसता रहा है, तो मतलब ये होगा कि ये एक ही तूफान था। ये सारी वैल्यूज जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करनी है।
ये कहते हैं कि आपका डाटा ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस डाटे के ऊपर जो है ये डिपेंड कर रही हों एक दूसरे के ऊपर वैल्यूज़, वो आपने डाटा जो है वो सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है? प्रीवियस और सब्सीक्वेंट का मतलब क्या है कि प्रीवियस इवेंट के ऊपर जो है डिपेंड कर रही हैं और सब्सीक्वेंट इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रही हैं कि एक इवेंट जो प्रीवियसली हो चुका हो या आने वाला हो उसके ऊपर वैल्यूज़ जो है वो डिपेंड जो है ना वो नहीं कर रही है। जैसे देखो, असल तूफान क्या था, 12 मिलीमीटर था। प्रीवियस ये वाली होगी, सब्सीक्वेंट 12 होगी। सही है? तो ये वाली वैल्यूज़ जो है तीनों की तीनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रही हैं। ठीक है? तो इस तरह की वैल्यूज़ जो हैं डाटे के अंदर आपने अवॉइड करनी है। अगर इस बात में कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछनी है आपने सवालों के। अगला, द डाटा फॉर द पीरियड ऑफ रिकॉर्ड फॉर एनालिसिस मस्ट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड। ठीक है? वो कहते हैं कि जो भी डाटा आप सेलेक्ट करो वो लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि बिलफर्स आपने डाटा लिया है फैसलाबाद का ही, यहाँ पर आ गया डाटा है ये फैसलाबाद का, और मैं वैल्यूज़ नहीं लिख रहा कुछ भी, लेकिन ऑब्वियसली एक तरफ डेटा नहीं है, समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, और एक तरफ जो है ना वो रेनफॉल होनी है। ठीक है? अच्छा, ये डाटा है। ठीक है? अब ये जो डाटा आप ले रहे हो, जैसे बिलफर्स, ये डाटा था, चलो फैसलाबाद का रहने दो, मैं बात को मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ। ये है बात जो है ना सवात की। एक सवात हमारा इलाका है, आपको पता है इस बात का। जो नॉर्दर्न इलाका हमारा सवात का आता है, ये उसका रिकॉर्ड है। और ये है बेसिकली 2010 का रेनफॉल का रिकॉर्ड। ठीक है? आपने 2010 का रेनफॉल का डाटा सवात के लिए जो है इस टेबल के अंदर लिया और आपने उसके ऊपर एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है? 2010 के अंदर सबको याद है कि सवात के अंदर बहुत बड़ा तूफान आया था, जब बारिशें बहुत हुई थी, सैलाब बहुत आया था। पार्शली वजह वजह उसकी जो थी वो क्या कहते हैं उसको, उसकी जो पार्शल वजह थी 2010 के जो है ना जो सैलाब की, एक तो उसकी थी स्नो मेल्टिंग थी, कि गर्मी बहुत जो है ना उस साल पड़ी थी, तो स्नो मेल्टिंग की वजह से जो है ना ये हो गया। और दूसरी उसकी वजह क्या थी, वो एक्सेस रेनफॉल थी। ठीक है ना? तो आपने रेनफॉल का डेटा शुरुआत के लिए 2010 का सिलेक्ट किया और उसी डेटे की बेस के ऊपर डैम का डिज़ाइन जो है कर दिया। अब ये डाटा जो है, ये सवात का एक्स्ट्रॉर्डिनरी डाटा है। ठीक है? ये एक ऐसा डाटा है जो हर साल नहीं आता, जो हर साल का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये जस्ट एक साल की रिप्रेजेंटेशन है जो कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी ईयर था। तो आप इस डाटे की बेस पे कोई डैम जो है वो डिज़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि 2010 का सवात का डेटा जो है अ, वो एक्स्ट्रॉर्डनरी है। ठीक है? वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं। एक्स्ट्रॉर्डनरी क्या होता है? जो कि दूसरों से हट के हो। 2010 के अंदर जो बारिशें हुई थी, वो बारिशें पहले से बहुत ज़्यादा थी। ठीक है ना? तो आप उस पैटर्न को लेकर कोई डिसीजन नहीं कर सकते। सही है? हाँ, आप 2009 का ले लो, 2008 का ले लो, जब बारिशें नॉर्मल होती हैं। सही है? ऐसे ही 2000 जो है वो 6 का भी ठीक है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं, लेकिन 2010 का नहीं लेना आपने, क्योंकि उस साल जो है क्या हुआ था कि बारिशें एकदम से बहुत ज़्यादा हुई थी, और वो इवेंट जो है ऑब्वियसली, वो इवेंट जो है वो एक ही दफ़ा आया था, वो दोबारा जो है ना वो इवेंट हर साल नहीं आता वो। सही है? तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो वो ऐसा रिकॉर्ड आपने नहीं लेना जो कि एक्स्ट्रॉर्डनरी हो। ऐसे ही मैं दूसरी मिसाल आपको और दूँ। दूसरी मिसाल ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना 2005 से लेके जो जो 2000 सॉरी 2005 नहीं, 2000 से लेकर 2005 तक का रिकॉर्ड है रेनफॉल का। मैं रेनफॉल की बात करता हूँ। ठीक है ना? इन पंजाब। ठीक है ना? ये जो रेनफॉल का जो जो डेटा है 2005 से लेके 2000 से लेके 2005 तक का पंजाब के अंदर, ये भी रिप्रेजेंटेटिव डेटा कंसिडर नहीं होता। ठीक है ना? पंजाब का 2000 से लेके 2005 तक का डेटा इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव डेटा। ठीक है?
क्या वजह है कि ये डेटा रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारा जो थे ड्राई साल थे। इनमें बारिशें मामूल से बहुत कम हुई थी, ठीक है? तो फिर इस वजह से हम इन सालों का भी डेटा जो है, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का एनालिसिस जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि बारिशें जो है मामूल से कम हुई थी। तो बेसिकली इस तरह से आपने डेटा वो लेना है जो कि रिप्रेजेंटेटिव हो लॉन्ग टर्म का। ये ना हो कि एक छोटे से टर्म का वो रिप्रेजेंटेटिव है और जो है वो आपने उसके ऊपर एनालिसिस कर दिया। मिसाल के तौर पे मैं आपको बात बोलता हूँ, मैं टीचर हूँ ना, मैंने बिलफ़र्ज़ किसी मेथड जो है ना मैंने पढ़ाना है। मैं बिलफ़र्ज़ चाह रहा हूँ कि मैं टीचिंग मेथड जो है ना अपना उसको इम्प्रूव करूँ, ठीक है ना? टीचिंग मेथड इम्प्रूवमेंट के लिए जो है ना मैं डाटा जो है कलेक्ट कर लूँ, ठीक है? तो क्या ख़्याल है? मैं बिलफ़र्ज़ आपका जो टॉपर है, जो सेकंड पोज़ीशन वाला है और थर्ड वाला है, इन तीनों को बिठाऊँ और इनको बोलूँ कि बताओ मुझे यार कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा। ऑब्वियसली इन तीनों की जो भी बात है दैट इज नॉन रिप्रेजेंटेटिव, नॉन रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है ना? ये कोई बात जो है रिप्रेजेंट, क्योंकि ये तीनों जो है ना इनकी एक और जो है ना बात होगी। दिस इज नॉन रिप्रेजेंटेटिव सॉर्ट ऑफ एन ओपिनियन। डाटा मैं इनसे लूंगा ना वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो रिप्रेजेंटेटिव कौन सा होना है? मैं एक तो रिप्रेजेंटेटिव होने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे एक तो चाहिए कि उसके अंदर जो है ना वो ज़्यादा सारे जो है ना स्टूडेंट्स हों, ठीक है? क्या चाहिए मुझे? रीज़नेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है? कि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हों, ठीक है? जो मुझे जो है मेरे पढ़ाने के ऊपर जो है ओपिनियन दें या डाटा दें मुझे, ठीक है? हाँ, अब ये जो इनका दिया हुआ डाटा है ना वो क्या है? वो एक रिप्रेजेंटेटिव डाटा है सिर्फ़ एक क्लास का, ठीक है? समझ आ गई इस पूरी बात की? हाँ, मैं अब इन स्टूडेंट से डाटा लेकर पूरी यूनिवर्सिटी या पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो है एनालिसिस नहीं कर सकता। मैं सिर्फ़ ये वाला एनालिसिस जो है ना सिर्फ़ इस क्लास के ऊपर कर सकता हूँ। अगर मुझे पूरे पाकिस्तान के लिए करना है तो मुझे हर यूनिवर्सिटी से रीज़नेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेके उनका डाटा जो है लेके फिर जो है वो उसके ऊपर जो है पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो बात क्लियर होगी कि डाटा हमेशा क्या हो? रिप्रेजेंटेटिव हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो ना हो, अनयूजुअल भी एक लफ्ज़ होता है, वो भी ना हो। यानी कि नॉन रिप्रेजेंटेटिव ना हो, अनयूजुअल ना हो, ऐसी चीज़ें जो है ना हमें लेनी है आपने। ठीक है? नेक्स्ट। अच्छा, जब भी कभी आप डेटा लोगे ना, 2 चीज़ें उनमें से आप लाज़मी जो है ना वो सुनोगे। उनमें से एक है स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरा है मीन। मैंने क्या बोला है कि जब भी कभी आप डेटा लोगे ना तो हमेशा 2 चीज़ें उनके अंदर आपको लाज़मी जो है ना वो सुनने को मिलेंगी, ठीक है? उनमें से एक चीज़ है एसटी जिसे बोला है मैंने, वो है स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरा कौन-सा है? दूसरा है मीन। यानी कि जब भी आपके पास डेटा आएगा, आप बगैर देखे, बगैर समझे, बगैर किसी चीज़ को जाने, आपने पहले उस डाटे का मीन फाइंड करना है और फिर उस डाटे का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना वो फाइंड करना है। अच्छा, मीन फाइंड करना तो बहुत आसान है, वो तो सबको हमें आता है। एवरेज बोलते हैं इनको। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को ऐड करो, उनको नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दो, अपने आप जो है ना वो मीन आ जाएगा। ठीक है, जो कि इधर भी लिखा हुआ है कि आप सारी वैल्यूज़ को ऐड करो और नंबर ऑफ वैल्यूज़ से उसको डिवाइड कर दो, ये क्या आपका ये मीन आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई डेटा है बिलफर्स, उस डाटे के अंदर ये 3 वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना? और मैं आपसे बोलता हूँ यार ज़रा इसका एवरेज तो फाइंड करना। आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर जी इसका एवरेज जो है ना वो आता है 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 4। 4 क्यों? नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो है ना वो 4 है। तो ये कितनी हो गई हैं? 2 प्लस 3 5, 5 और 5 10 और 4 14 डिवाइडेड बाय 4। दिस मस्ट बी इक्वल टू 3 पॉइंट 3.5 बनता है मेरा ख्याल है। ठीक है, ऑलमोस्ट उतना ही बनता है इसकी। ये 3.5 इसकी जो है ना एवरेज जो है निकाल दी आपने। अब
स्टैंडर्ड डिविएशन जो है इसकी वो कैसे निकालनी है, वो थोड़ी सी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इतनी भी कॉम्प्लिकेशन उसमें नहीं है। वो क्या होता है, वो होता है सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर, हम इसे फाइंड करना भी सीखेंगे, माइनस सिग्मा ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। क्या वाला? सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि आपने पहले वैल्यू जो भी है उसका स्क्वायर करना है, फिर एंड पे उसका सिग्मा ले लेना है। अगला क्या है कि पहले वैल्यूज़ को सम करना है, फिर उसका स्क्वायर लेना है और डिवाइड कर देना है एन के साथ ओवर एन माइनस वन और होल रेज़्ड टू पावर 1/2, यानी कि स्क्वायर रूट है इसका। अब मैं बताता हूँ कि ये है क्या। मैं इस पूरे फार्मूले को जो है एक्सप्लेन करता हूँ अभी साइड पे। बिलफर्ज यही वाली वैल्यूज़ थी जो हमने भी ली हुई हैं, हम इसको इन द फॉर्म ऑफ टेबुलर फॉर्म जो है ना ज़रा लिख लेते हैं। ठीक है, ये बिलफर्स वैल्यू 2 3 4 5 जो है ना, ये भी रेनफॉल की सपोज करो वैल्यूज़ हैं। इस साइड पे डेट आ गई और इस साइड पे रेनफॉल की वैल्यूज़ आ गई इन मिलीमीटर। डेट कोई भी हो, 2 है, और डेट कोई भी हो, 3 है, डेट कोई भी हो, 4 है, और डेट कोई भी हो, 5 है। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड करने जा रहे हैं हम लोग इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है ना। मैं चाह रहा था कि साइड पे एक और इसकी जो है ना बन जाती रो, लेकिन मुझे लगता है कि रो साइड पे एक और बन ही नहीं है। हम्म, बन जाएगी, हाँ ठीक है। अच्छा, अब ये जो वैल्यूज़ हैं, ये है रेनफॉल की। ठीक है, इनको फार्मूले के अंदर जो है ना शो करवाया गया है कि ये एक्स है। जैसे यहाँ पे ये देखो ना, मेजर्ड वैल्यूज़ जो है उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में आपने करना क्या है, इसका कर लेना आपने स्केयर। क्यों बोला? क्योंकि हमें इन स्केयर का सिग्मा चाहिए। तो स्केयर करते हैं, ये 4 आ गया, ये 9 आ गया, ये 16 आ गया, और ये जो है 25 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल है। अब यहाँ पे आ गया टोटल। जब आपने इसको सम किया था एक्स को, तो वैल्यू क्या आती है? 5 और 5 10 और 14। स्क्वायर को जब सम किया तो क्या आ गया? 9 और 4 13, 13 और 16 29, 29 और 25। मैं कैलकुलेटर पकड़ ही लूँ भाई, 54 बनता है मेरा ख्याल है शायद। फिर भी चेक कर लेता हूँ ज़रा। 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, 54 ये। ठीक, अच्छा, ये आपने कर दिया। अच्छा, आपको ये सारा कुछ रिक्वायर्ड था बस। ठीक है, अब आ गया अगला स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है दैट इज इक्वल टू, पहला क्या है वैल्यू? सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का सिग्मा कितना निकाला हम लोगों ने? 54 निकाला, तो ये 54 आ गया ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स क्या है? 14 है, इसका जो है वो स्क्वायर ले दिया आपने। ठीक हो गया। अब सिर्फ सिग्मा एक्स का जो स्क्वायर था, जो सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर लिया, इसको आपने एन से डिवाइड करना है। एन कितना है? 4 है। ठीक हो गया। अब इसको डिवाइड किया एन माइनस वन से, तो कितना हो गया? एन कितना है? 1 2 3 4 है, और माइनस वन जो है वो 3 हो गया। इसका जब आपने होल का ले लेना है अंडर रूट। आई होप कि ये कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बड़ा सिंपल सा ये वाला सिंपल फार्मूला हमने लिखा है, उसको आप खुद भी कर सकते हो, उसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं। सबसे पहले कि आपने किसे सॉल्व करना है? सबसे पहले आपने सॉल्व करना है ये जो आया हुआ था 14 का होल, 14 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये बनता है 49।
54 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 3, n-1 था ना नीचे वाला, 3 बच गया, फिर इस सारे का अंडर रूट। ठीक हो गया, ये कितना बच गया अब, 54 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना बन गया ये 1.67, और इसका लेना है आपने अंडर रूट। ठीक है, तो 1.67 का जो अंडर रूट है जो मेरे पास आता है वो बेसिकली है अंडर रूट ऑफ 1.67, दैट इज 1.29। सो दिस इज, ये उसकी क्या है, ये है स्टैंडर्ड डिविएशन। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ये होती क्या है, पहले अब ये इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना, इसका इसका मतलब क्या, ये है क्या। एवरेज का तो पता है हमें कि एवरेज या मीन जो है वो क्या होती है, वो एक सेंट्रल वैल्यू है एक डाटे की, ठीक है ना। जो एवरेज या मीन, मीन बेस बेहतर है, एवरेज तो एक लेमैन की टर्म है ना, हम इसे मीन बोलेंगे। मीन तो क्या है, मीन जो है कोई डाटा हो ना, उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो बेसिकली मीन है। ठीक है, यानी कि कोई एक पास डेटा है बिलफर्स रेनफॉल का या बिलफर्स एक्स का, ये जी बहुत सारे सालों का जो है ना, कुछ दिनों का बल्कि, ये डेटा है जी रेनफॉल का, ये जी डेटा है। ठीक है, पाँच, ये कितने दिन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डेज का ये डेटा है। ठीक है, इसकी हम बिलफर्स कोई निकालें एवरेज। ठीक है, एवरेज जो भी हम निकालेंगे वो क्या होगी, इस डेटे का सेंट्रल पॉइंट जो है वो बेसिकली मीन होता है। जो सेंट्रल पॉइंट भी ना बोलूं मैं, सेंट्रल वैल्यू बोल दूं, ये बेसिकली मीन होता है। ठीक है, हमेशा इस चीज़ को याद रखना है आप लोगों ने कि हर डेटा जो है उसकी जो सेंटर जो वैल्यू है वो उसका मीन होता है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, ये बेसिकली शो करवाता है कि आपका डेटा जो है वो सेंटर वैल्यू से कितना दूर है। ठीक है, आपका डेटा सेंटर वाली वैल्यू से कितना डिविएट करता है, ये बेसिकली जो है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन हुआ करती है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो क्या है कि आपका डेटा जो है वो मीन से कितना डिविएट करता है। सही हो गया। अच्छा, वैसे इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कभी मीन फाइंड करने का मैं आपको बोलूँ, तो मैं आपको इनडायरेक्टली जो है क्या बोल रहा हूँ, कि मैं आपको इनडायरेक्टली ये बोल रहा हूँ कि भाई साहब आप जो है एक तरह से जो है कि किसी भी डेटे का सेंटर वैल्यू जो है ना वो फाइंड करो कि डेटा जो है उसकी सेंटर वैल्यू कौन सी है। जब भी मैं आपको बोलूँगा स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड करो, तो आप क्या इसमें देखते हो कि आपका डेटा जो है वो कितना डिविएट कर रहा है सेंटर से। ठीक है, तो ये बेसिकली दो चीज़ें हैं जो आपने इसमें समझनी है। आगे नेक्स्ट, अच्छा द कोफिशिएंट ऑफ, इसमें अगला जो टर्म डिफाइन किया हुआ डेटा के लिए वो क्या है, वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। जो डेटा की वेरिएशन को चेक करे ऐसा कोफिशिएंट, वो क्या है, वो बेसिकली है उसको रिप्रेजेंट करते हैं सी सब वी से। और ये फाइंड आप कैसे करते हो, ये आप, ये जो आपने स्टैंडर्ड डिवीएशन फाइंड की थी इसको अगर मीन से डिवाइड कर दोगे ना, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगी। क्या मतलब है इस बात का, ये आपने डाटा का मीन निकाला था ना, ये था 3.5 मीन था, इसी डाटा की स्टैंडर्ड डिवीएशन कितनी थी 1.29। तो मैं आपको बोलूँ कि इस डाटा का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़रा फाइंड करना, तो आप क्या बोलोगे, दैट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीएशन डिवाइडेड बाय इसका मीन, वो है 3.5। तो जो भी उसकी वैल्यू आ रही है वो बेसिकली इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। आई होप कि इसमें कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं। नेक्स्ट, अगले में उसने ये शो करवाया है
कि बेसिकली उसने जो है ना वो अगले में इन दो साइडों का क्यूब ले लिया हुआ है और अगली जो टर्म है उसको बता दिया हुआ है, इसमें से कोई वो ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है ना। ये इसने बस इसका क्यूब लेके जो है आगे क्या कर दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड डिवीजन का क्यूब जो है वो बेसिकली इक्वल टू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का क्यूब और साथ में मीन का क्यूब है, ठीक है। अच्छा, अगला है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है? बेसिकली पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये स्क्यूनेस क्या होती है। स्क्यूनेस होती है कि कोई भी अगली वैसे जो जो है ना स्लाइड, वो इंटायरली स्क्यूनेस के ऊपर है। अभी आप जैसे लफ्ज़ को सुन लो कि स्क्यूनेस जो है ना वो एक लफ्ज़ होता है, ठीक है। स्क्यूनेस है, एक लफ्ज़ है, तो उसका कोएफिशिएंट जो है उसने बताया हुआ है। वो कैसे फाइंड करते हो आप? n ओवर n माइनस वन इंटू n माइनस टू, फिर सिग्मा जो डेटा की वैल्यू है उसका क्यूब ओवर n माइनस थ्री इंटू मीन इंटू सिग्मा ऑफ एक्स स्क्र ओवर n प्लस टू इंटू मीन का क्यूब डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डिवीजन का क्यूब। जब ये पूरे को आप सॉल्व करोगे आपके पास सी एस की वैल्यू आएगी। वो क्या है? वो बेसिकली है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। ये स्क्यूनेस अब होती क्या, अभी तक मैंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया आपको। आई हमें टोल्ड यू कि जो स्क्यूनेस है वो क्या होती है। मैंने जस्ट आपको वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मैंने बताया आपको, स्टैंडर्ड डिवीजन का मैंने बताया आपको, ठीक है ना। और क्या बताया आपको कि और क्या था, मीन का बताया था मैंने आपको। अभी तक मैंने आपको ना ये बताया कि कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, स्क्यूनेस क्या होती है कोई पता नहीं है हमें अभी, ठीक है। हमें ये भी नहीं पता कि ये जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में और स्टैंडर्ड डिविएशन में फ़र्क क्या है। अभी तक मैंने ऐसा कुछ आपको नहीं बताया हुआ, सही है। ज़ाहिर बात है कि अगर ये वेरिएशन भी डेटा की चेक करना है, और ये भी तो एक तरह से वेरिएशन ही है ना कि मीन से कितना डेटा आपका डिफर कर रहा है, कितना डिविएट कर रहा है, वो भी वेरिएशन है। दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, ये भी मैं आगे आके अगली स्लाइड के अंदर आपको बताऊंगा आपको। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज द मेजर ऑफ रिलेटिव वेरिएबिलिटी। ये कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस जो वेरिएशन है वो, अब खैर जवाब उसका आ ही गया। मुझे लग रहा था कि नेक्स्ट पे शायद कंप्लीट जवाब आएगा, लेकिन जवाब दे दिया इसका यहीं पे। बेसिकली वो ये कहता है कि आपने स्टैंडर्ड डिवीजन क्या था बोला कि मीन से आपका डेटा जो है वो कितना उसकी वेरिएशन है, जबकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो बताता है कि डेटा की आपस में कितनी वेरिएशन है, ठीक है। ये डेटा अपने मीन से कितना डिफर कर रहा है वो क्या बताएगा? आपको बताएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। ये डेटा आपस में कितना का वेरिएशन की आ रही है, ये क्या बताएगा आपको? ये बताएगी आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक डेटा है 2 3 4 5, सही है। और एक डेटा है आपके पास ये 2 3 4 5 एक डेटा है आपके पास एक, और दूसरा आपके पास डेटा है वो है बिल्फर्स 4 19 57 और 169। अब मुझे अब ये बताओ कि मैं अगर आपसे पूछूं कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है किसका ज़्यादा ज़्यादा होना है, इसका ज़्यादा होना है या इसका ज़्यादा होना है, तो आप बिल्कुल बोलोगे कि जी इसका ज़्यादा है। और आप भले फाइंड करके देख लो अपने पास, इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो क्या होगा, वो हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है। अब ये लंबा काम है, इसका मुझे फाइंड मीन फाइंड करना पड़ेगा, आप इसमें डिवीजन फाइंड करना पड़ेगा। आप खुद फाइंड करके देखना है इसका कि इसकी वैल्यू जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन की, और सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू जो है इसकी ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू दिस डेटा, क्योंकि वैल्यूज़ आपस में बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी वेरिएशन जो है वो आ रही है, ठीक है। तो ये होता है कि स्टैंडर्ड डिविएशन में और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में ये फ़र्क होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन जो है बताती है कि मीन से कितना डिविएट कर रहे हैं, जबकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है बताता है आपको कि वो आपस में कितना डेटा जो है ना वो वेरिएशन जो है उसके अंदर आ रही है। अगला है जो स्क्यूनेस। अच्छा, स्क्यूनेस क्या होता है? स्क्यूनेस इज बेसिकली, यार मैं इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक दिखा दूँ। ये देखो, ये है ना कर्व, इसमें पहले आप जरा गौर करो, आप पहले गौर करो जी ग्रीन वाली कर्व के ऊपर, ठीक है ना। जो ग्रीन वाली कर्व है ना ये एक डेटे की कर्व है। जब आप एक डेटे को प्लॉट करते हो ना, ठीक है ना, तो अगर रैंडम डाटा हो ना और उसे प्लॉट करो, ठीक है, और उसका प्लॉट जो है वो ऐसा हो कि जैसे जैसे ग्रीन वाला प्लॉट है कि आपकी
ये जो बीच वाला है ना वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है, ये उसका मीन होता है डेटा का। ठीक है, अगर उसका जो मीन के लेफ्ट तरफ और राइट तरफ कर्व की ओरिएंटेशन सेम हो, हम उसे बोलते हैं कि डेटा जो है ना आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर ये स्टैट की बात है, मैं दोबारा बोलता हूँ इसको आपको। मिसाल के तौर पर थोड़ा मुझे समझाना पड़ेगा इस बात को। मिसाल के तौर पे ये आपकी जो है ना एक्स एक्सिस है, और ये आपकी जो है ना ये वाई एक्सिस है। ठीक, और बेसिकली मैं जो शो करवाना चाह रहा हूँ वो ये है कि मेरे पास जो है ना वो एक डाटा है। ठीक है, और मैंने उस डाटा की कर्व ड्रॉ की थी। कर्व जो है ना वो कुछ ऐसे ड्रॉ हुई उसकी। ठीक है, ये उसकी बिल्कुल कर्व ड्रॉ हुई है। अब इस कर्व का जो बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट है ना, आपने अभी सुना कि ये एक डाटा की कर्व ड्रॉ हुई है। ठीक है, एक रैंडम डेटा, मतलब किसी भी जो है ना वो रेनफॉल के इवेंट का जो है ना किसी साल का ये है या बहुत सारे सालों का ये एक रिप्रेजेंटेटिव डाटा है। जब आप इस डाटे को इसको प्लॉट करोगे ना, ठीक है ना, मैं प्लॉट में एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आएगी इसकी, ऑब्वियसली इसकी जो है ना डेट आएंगी एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस के ऊपर क्या आएंगी, रेनफॉल डेप्थ आएगी। ठीक है ना, रेनफॉल जो है उसकी डेप्थ आएगी इन मिलीमीटर्स आएगी। ठीक है ना, आपने इसको प्लॉट कर दिया। अब प्लॉट करने के बाद आपको पता है कि डेटा का सेंटर पॉइंट जो है वो क्या होता है, वो मीन होता है। ये उसका मीन है जी, सेंटर ये आ गया उसका। अब देखो, इस कर्व की जो शेप लेफ्ट तरफ है इस लाइन के, वही शेप इसकी जो है वो राइट तरफ नहीं है। ऑरेंज लाइन के जो कर्व की शेप लेफ्ट तरफ है वही राइट तरफ नहीं है। ये डेटा हम बोलते होते हैं कि जब ऐसी शेप हो ना आपकी, हम बोलते हैं कि ये डेटा जो है ना आपका स्ट्रैट के अंदर, दिस इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। एक ये डेटा जो है एक ऐसा है जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अराउंड इट्स मीन। ठीक है ना, डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द मीन। ठीक है ना, लेकिन अगर बिलफर्ज ऐसा ही मसला बन जाए, मसला एक ऐसा बन जाए बिलफर्ज, मैं आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसा इशू हो कि जी एक कर्व है आपकी, ठीक है, अब मीन वहीं पर है। ठीक है, देखो मीन जो है उस जगह पे उसका बनता है मीन डेटा का। ठीक है ना, लेकिन डेटा का जो मीन का है उसकी जो लेफ्ट तरफ वाली कर्व है उसकी शेप राइट तरफ वाली कर्व के नहीं मिलती है। ठीक है, थोड़ी कर्व जो है वो लेफ्ट तरफ को जो है ज़्यादा जो है ना वो स्क्यूड है। इसको बोलते हैं जो लेफ्ट तरफ को ज़्यादा जो है ना वो बेसिकली क्या टिल्ट हुई हुई है। ठीक है ना, तो हम इसको बोलेंगे कि ये डेटा जो है ना, ये जो कर्व है, ये हम बोलते होते हैं कि दिस कर्व इज बेसिकली, इसे लेफ्ट स्क्यूड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जैसा कि उसने अपनी यहाँ पे रेड कलर में शो करवाई हुई है। वैसे मुझे भी ये रेड कलर में ही शो करवानी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल अगर मैं हो सके तो शायद इसका जो है वो रेड कलर मिल ही जाए मुझे, लेकिन अगर नहीं है तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, ये जो कर्व जो कि थोड़ी लेफ्ट तरफ टिल्ट है, ये बेसिकली हम बोलते हैं कि ये कौन से कर्व है, ये बेसिकली आपकी जो है ये लेफ्ट स्क्यूड कर्व है। ठीक है ना, ठीक हो गया। अच्छा, अब ऐसे ही एक और कर्व मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। एक कर्व मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। एक कर्व जो है वो ये रेड शेप में, इग्नोर करना जरा इस पार्ट को क्योंकि मेरे से ये वो गलत किया है।
मैं ट्राई करता हूँ कि इसको थोड़ा सा जो है ना वो ठीक कर दूँ। ठीक है, अब ये देखो, इस डेटा में क्या है, इस डेटा में ये है कि मीन वही मान रहा है तीनों का मीन जो है वो वही वही मान रहा है जो कि एक का मान रहा था। अब ये चेक करो कि ये अब कर्व जो है अपने मीन के इसकी जो राइट तरफ है ये ज़्यादा स्क्यूड है, ज़्यादा टिल्ट है अपनी राइट तरफ की, तो हम इसे क्या बोलते हैं कि ये आपकी राइट स्क्यूड जो है ना वो कर्व है। जो राइट स्क्यूड हो, जो जो राइट स्क्यूड कर्व हो ना, उसे हम आमतौर पर ये भी बोल सकते हैं कि वो पॉजिटिव स्क्यू है। ठीक है, ये भी लफ्ज़ आप कई बार सुनोगे, पॉजिटिव स्क्यू। ठीक है, और जो लेफ्ट तरफ होगी ना, उससे आप क्या बोलोगे, स्टैट की ज़ुबान में उसको बोलते हैं कि ये जो है ना ये नेगेटिव स्क्यू है। ठीक, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉजिटिव स्क्यू एंड नेगेटिव स्क्यू। जो दोनों तरफ एक सी हो वो क्या है, वो डेटा है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, ये याद रखना है आपने। ठीक, अब इससे मसला ना रहे कि मसला क्या है। अब आप पढ़ो जरा स्क्यू क्या होती है, आपको आसान लगेगा। स्क्यू इज एसिमेट्री, एसिमेट्री का मतलब क्या होता है कि सिमेट्री के उलट, कि वो सिमेट्रिकल नहीं है। इज एसिमेट्री इन अ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा को बोलते हैं। ठीक है, कि डेटा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि कर्व जो है ना वो स्क्यूड है एक तरफ, या राइट तरफ है या लेफ्ट तरफ है, इसका मतलब है पहली लाइन के अंदर ये मैं बता रहा है आपको। in which the curve appears distorted or skewed either to the left or to the right. Clear? Skewness can be quantified to define the extent to which the distribution differs from the normal distribution. कहते हैं कि ये हम इसको देख के बता सकते हैं कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कितनी दूर है। सही है, अब वो कहाँ पे हमारे काम आना है ये बात की बात है, हमने क्यों देखना है कि डेटा जो है वो लेफ्ट स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है, ये बात की बात है। ये फिलहाल हमारी जो है ना वो फिलहाल अभी हमने इसको डिस्कस नहीं करना, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें बात ये सारी डिटेल में आएंगी। लेकिन फिलहाल जो है आपने इसमें ये सीखा है कि व्हाट इज लेफ्ट स्क्यूड एंड व्हाट इज राइट स्क्यूड एंड व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके मीन के लेफ्ट तरफ और राइट तरफ जो है कर्व की शेप जो है वो सेम हो, जिसकी राइट तरफ ज़्यादा टिल्टेशन हो, दैट इज राइट या पॉजिटिव स्क्यू, और जो लेफ्ट तरफ हो वो राइट, वो लेफ्ट या नेगेटिव स्क्यू कर्व जो है या डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको आप बोलते हो। आप कर्व को डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हो, जो और उसने बुक के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ही बोला हुआ होगा तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, डिस्ट्रीब्यूशन या कर्व एक ही बात है। नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट में जो है ना वो तीन जो स्लाइड्स हैं वो एक ही उसकी हैं, और चूंकि लंबा हो रहा है ये वाला, तो मैं इसको बेटा यहीं पे जो है ना वो ख़त्म करूँगा। हम अगले जो है ना उसमें फिफ्थ से जो है ना स्टार्ट करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड।